कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हो रहा है। मैं घबरा गया था रूही को बेहोश होता देखकर। विराट कहता है हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। विवेक ने रूही को उठाया और कार की तरफ दौड़ गया। जल्दी से हॉस्पिटल के लिए वो लोग निकल गए थे। सब लोग नहीं जा सकते थे, इसीलिए आधे लोग घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कार में रूही पीछे मीरा जी की गोद में थी। काजल जी और राकेश जी भी थे। काव्या माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे घर भेज दिया गया था। प्रतिभा जी और शुभी दादी माँ सब घर के लिए निकल गए, पर सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। विवेक की गोद में रूही थी। वो काफ़ी डरा हुआ था। रूही को अब तक होश नहीं आया था। विराट चिंता करते हुए कहता है मुझे लगता है इसे तनाव की वजह से ये सब हुआ है। इसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। वो लोग विराट के ही हॉस्पिटल जा रहे थे। वहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छी थी। विराट रूही को गोद में लिए अंदर की ओर भागता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विराट ने पहले ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर अंशिका काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, विराट की जानकार भी हैं। काव्या का केस भी वही देख रही थी। वो लोग सीधा रूही को अंदर टेस्ट के लिए लेकर गए थे, ताकि उसके टेस्ट कर सकें। विराट और विवेक रूम से बाहर आ गए। विवेक काफ़ी डरा हुआ था। विराट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है चिंता मत करो, वो ठीक है। विराट के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि वो डॉक्टर था, लेकिन विवेक उसके लिए ये बहुत डरावना था। रूही को खोने का डर उसे पागल सा कर रहा था। वो अंदर ही अंदर डर से टूट रहा था। तभी हॉस्पिटल के अंदर मीरा जी और काजल जी भी आ जाते हैं। उनके पीछे केशव जी और राकेश जी भी थे, जो अलग कार में आ रहे थे। चारों को चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग वहीं लगे कुर्सियों पर बैठ गए। हर कोई भगवान से बस प्रार्थना कर रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर डर सता रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता रूही या बच्चे को कुछ भी हो। बच्चा रूही के जीने की आखिरी उम्मीद थी, उसके जीने की वजह थी। इसे तो बिल्कुल कुछ ना हो। डॉक्टर अंशिका बाहर आती हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वो विराट से कुछ डिस्कस करती हैं और कहती हैं फैमिली मेंबर मेरे साथ आ जाएं। मीरा जी और विवेक डॉक्टर अंशिका के कैबिन में चले गए, उनके पीछे पीछे। बाकी सब लोग वहीं बैठे थे। डॉक्टर अंशिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं आप लोग बैठिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर उनकी हालत हम सब देख रहे हैं। उनकी हालत देखकर वो ये संभाल नहीं पा रही हैं, मुझे ये लगता है। प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर हो सके तो अबॉर्शन कर सकते हैं। वैसे भी उनकी उम्र कम है और वो काफ़ी वीक हैं। वो इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ये सुनते ही विवेक और मीरा जी घबरा सा गए। विवेक की तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी सांसें ही फूलने लगी थी। रूही के लिए ये बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी मीरा जी कहती हैं ऐसा मत कहिए डॉक्टर, ये बच्चा उसके जीने की उम्मीद है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है बस ये बच्चा। डॉक्टर अंशिका को सब कुछ पता था, इसलिए वो विवेक को देखते हुए कहती हैं आपको उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी। वो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से वीक है। अगर ऐसा चलता रहा तो बच्चा अंदर बहुत ज़्यादा बन नहीं पाएगा, उसकी जान पर रिस्क हो जाएगा। मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। रूही इतनी ज़्यादा वीक है कि उसकी वजह से बच्चा अभी तक पूरी तरह से बन भी नहीं पाया है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर बाद में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। विवेक हौसला करके कहता है मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा डॉक्टर। मेरे लिए वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ आप उन दोनों को ठीक रखें। डॉक्टर अंशिका दवाइयाँ लिखते हुए कहती हैं उनका ध्यान हम नहीं आप लोग रखेंगे। जितना हो सके उन्हें खुश रखें, जितना हो सके उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। हर वक्त उनके पास कोई ना कोई रहे, उन्हें ज़रा भी अकेला मत रहने दीजिए। इस तरह वो रिकवर करेंगी। जितना वो खुश रहेंगी बच्चा उतना अंदर सही रहेगा। हमारे लिए नहीं तो बच्चे के लिए ही आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मीरा जी सबके पास आकर बैठ गई थी। विवेक दवाइयाँ लेने चला गया था। तभी डॉक्टर ने बताया कि रूही को होश आ गया है। सब लोगों ने चैन की सांस ली। सब लोग रूही के वार्ड की तरफ चले गए। वो चुपचाप से बेड पर लेटी सीलिंग को देख रही थी। उसे लग रहा था शायद उसे चक्कर आया है, इसलिए सब उसे हॉस्पिटल ले आए। वो काफ़ी वीक थी, अच्छे से खा पी भी नहीं रही थी। करण की यादें उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रोज़ बिखेर दिया करती थी। वो बहुत घंटों तक रोया करती थी। सब लोग उसके पास आकर खड़े हो गए। काजल जी ने रूही पर सिर पर हाथ रखते हुए कहा अब कैसी है मेरी बेटी। रूही बस मुस्कुरा दी। तभी विवेक भी वहाँ आ जाता है। हाथ में दवाइयों का लिफाफा पकड़ा हुआ था। विवेक को देखकर तो रूही ने अपनी पलकें झुका ली। पता नहीं क्यों, पर उन दोनों को ऑकवर्डनेस महसूस हो रही थी
और रूही को अजीब सा महसूस हो रहा था। विवेक ने कुछ भी नहीं कहा। फिलहाल वो कुछ डिस्कस करने की हालत में था भी नहीं। 1 मिनट के बाद डॉक्टर अंशिका ने भी आकर रूही को अच्छे से चेक किया और उसे छुट्टी भी दे दी। घर जाने को कह दिया था और साथ में ये भी कि उसका जितना हो सके ध्यान रखिए। रूही को खुश रखने की हर कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे उसका ध्यान डाइवर्ट किया जा सकता है। रूही को अपना पूरा ध्यान बस बच्चे पर रखना होगा। इससे उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ आ जाएगा और वो खुश रहेगी। डॉक्टर अंशिका ने विवेक को काफ़ी कुछ समझाया था ताकि वो रूही का और भी ज़्यादा ध्यान रख सके। लेकिन इन हालात में वो सब कुछ समझ तो लेता है पर करेगा कैसे? हालात काफ़ी अजीब थे। दोनों एक दूसरे के लिए अनजानों की तरह महसूस कर रहे थे। आज ही तो पति पत्नी बने थे, लेकिन कल तक तो वो सिर्फ दोस्त थे। विवेक रूही से प्यार करता है पर रूही क्या, वो तो उसे वो जगह दे ही नहीं रही थी और शायद कभी दे भी नहीं पाएगी। विवेक ने जब रूही को उठने में मदद की तो रूही को अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि ये सब अब होगा, वो समझ रही थी। विवेक भी रूही की झिझक को समझ पा रहा था, इसलिए उसने उसका हाथ छोड़कर मीरा जी के हाथ में थमा दिया, क्योंकि वो उसे ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता। ये लड़की उसकी मोहब्बत है, उसकी जान बसती है इसमें। इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त करना शायद उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो कभी भी रूही को तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं करेगा। विवेक कार ड्राइव कर रहा था। उसके पास ही रिकेश जी बैठे थे। मीरा जी रूही के साथ पीछे बैठी थी और रूही की माँ भी। राकेश जी विराट की कार में घर आ रहे थे। सब लोग चुपचाप थे। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी। पता नहीं था कि क्या कहना है और क्या हुआ है। बस अपने बच्चे को महसूस कर रही थी। उसके लिए सब अच्छा करना चाहती थी। विवेक से शादी भी तो उसने इसीलिए की है। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी भी शायद इसीलिए दी है। उसने इस शादी के लिए हाँ भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। आगे की ज़िंदगी बहुत उलझी होने वाली थी, क्योंकि वो विवेक को वो जगह देने को तैयार नहीं थी जो एक पति की होती है। सब लोग जैसे ही घर पहुंचे काव्या रूही के गले लग गई। वो काफ़ी डरी हुई थी। रूही ने मुस्कुराकर कहा कि वो ठीक है। मीरा जी ने रूही को कमरे में छोड़ने के लिए कह दिया, क्योंकि इस वक्त उसे अकेले भेजना बिल्कुल सही नहीं थी। रूही भी शुभी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, सीढ़ियों से चढ़कर दाईं ओर। तभी शुभी उसे देखती रहती है और चुप रहती है, क्योंकि दाईं ओर करण का कमरा था, बीच में काव्या का और बाईं ओर विवेक का कमरा था। नीचे हॉल में बैठे सब लोग ये देख रहे थे। विवेक चुपचाप से बैठा था। उसकी नज़र रूही पर थी और जहाँ वो जा रही थी। तभी शुभी कहती है, रूही वहाँ कहाँ जा रही हो? रूही थोड़ा सा रुक कर उसकी तरफ देखती है तो शुभी हिम्मत कर कहती है, इस तरफ जाना है, भाई का कमरा इस तरफ है। रूही पलटकर शुभी की बताई दिशा की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो करण के कमरे में नहीं जा सकती अब, क्योंकि वो कमरा अब उसका नहीं है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी विवेक के कमरे में जाने की। वो बस घूर घूर कर उस रास्ते को देख रही थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, जो उसने अपनी आंखों में बस छुपा लिए थे। उसने अपने हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया था। शायद ये पहली बार था जब वो उस रूम में जाने वाली थी। पत्नी होने के नाते, दोस्त होने के नाते तो पता नहीं वो कितनी बार उस कमरे में गई होगी, पर अब रिश्ता बदल गया था, हालात बदल गए थे, सिचुएशन बदल चुकी थी। कभी रूही विवेक के रूम में जाने से पहले सोचा नहीं करती थी और आज उसके पास जाने की वजह तो थी पर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो कांप रही थी अंदर ही अंदर। थोड़ी देर तक वो उस रूम को घूरती रही और रुकी रही। तभी शुभी उसके पास आई। उसका हाथ पकड़कर हल्का मुस्कुराकर कहा, चलो, क्योंकि वो उसके हालातों को समझ रही थी। वो जानती थी वो अपने आप कदम बढ़ा नहीं पाएगी। वो अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही होगी। शुभी ने उसके कंधे को और हाथ को कसकर संभाल लिया था। हाथ पकड़कर उसे विवेक के कमरे की तरफ ले गई, क्योंकि शायद रूही के लिए इतना मुश्किल था। रूही बस पलकें झुकाए चुपचाप से चल रही थी। अंदर ही अंदर डर उसे सता रहा था। अजीब सी उलझन उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी पूरी जिंदगी उलझ कर रह गई थी। जैसे ही वो रूम में पहुंची उसे अजीब लगा। विवेक का रूम काफ़ी चेंज कर दिया गया था पहले से। पहले वो काफ़ी सिंपल था, लेकिन अब उसे कपल रूम की तरह तैयार किया गया था। शायद घर वालों ने किया होगा। उसकी ज़रूरत का हर सामान वहाँ रखवाया गया था। वो चुपचाप से आईने के सामने खड़ी हो गई। शुभी उसे छोड़कर वहाँ से चली गई। उसने एक नज़र घुमाकर रूम को देखा। सबसे ज़्यादा उसे फ़ोटोज़ नज़र आई जो काव्या की शादी की थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। उन सारी फ़ोटोज़ में वो और विवेक साथ में थे।
उन तस्वीरों को देखकर वो अजीब सा महसूस कर रही थी। पूरी फ़ोटोज़ फैमिली फ़ोटोज़ थी। ये सब कुछ तब की थी जब काव्या की शादी हुई। एक फ़ोटो बहुत खूबसूरत थी। करण, विवेक और रूही तीनों ही खड़े थे। वो काफ़ी इमोशनल थी। वो सोच रही थी काश वो वक्त में पीछे जा सके। आंसू फिर से गालों पर लुढ़क ही आए। उसने आईने में सामने खड़ी खुद को देखकर सोचा, उसके गले में मंगलसूत्र है, सिंदूर है मांग में भरा पर किसी और के नाम का। ये करण का नहीं था, ये विवेक का था। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाया और रोने लगी। उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। वो सच से भाग रही है, पर वो भाग नहीं पा रही, और सच बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कह रहा हो, मेरा सामना करो रूही, तुम मुझे पीछे छोड़कर नहीं भाग सकती, तुम्हें मुझसे हारना होगा। ज़िंदगी की हकीकत काफ़ी परे थी, काफ़ी उलझी हुई थी, और रूही इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रही थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो थोड़ा शांत हो गई, चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। हालात अजीब थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। थोड़ी देर ही बीती थी कि विवेक भी रूम में आ गया। पता नहीं क्यों दोनों ही अजीब महसूस कर रहे थे। विवेक का आना ज़रूरी था। उसने देखा वो चुपचाप से बेड पर टिक कर बैठी हुई थी। उसे शायद कोई होश नहीं था। विवेक को देखकर रूही ने अपनी आंखें खोली और सीधा बैठ गई किसी बच्चे की तरह। विवेक उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते का नाम बदल जाने से हालात नहीं बदल जाते। हम पहले भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे यकीन है तुम मुझे अपना दोस्त तो मान ही सकती हो ना। उसने बहुत ही इमोशनल होकर ये बात कही थी। रूही पता नहीं क्यों पर कुछ समझ नहीं पाई, वो कुछ कह नहीं पाई, बस चुप रह गई। उसने अपनी दवाई खाई और चुपचाप से लेट गई। वो काफ़ी थकी हुई थी, उसका दिल और दिमाग थक चुका था। इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा भाग रही थी। अभी हालात ठीक नहीं थे, उसके सामने बहुत कुछ था जो वो समझने की कोशिश कर रही थी। विवेक ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके। वो साथ बने स्टडी रूम में चला गया और जाते वक्त कहा, कुछ चाहिए तो बुला लेना। रूही ने बस पलकें झपका दी, क्योंकि अभी कुछ कहने की हिम्मत वो कर नहीं पा रही थी। विवेक स्टडी रूम में जाकर सीधा अपनी मीटिंग अटेंड करता है। ऑफिस का काम काफ़ी बड़ा हुआ था। पहले सिर्फ रेस्टोरेंट था, लेकिन इन महीनों में उसने अपने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए थे। इन 6 महीनों में उसने बहुत मेहनत की थी, अपना बिजनेस बढ़ाया था। मीटिंग करने के बाद वो देखता है कि सुजैन ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं। ये वही लड़की है जो लंदन में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। विवेक ने उन सारे मैसेज को अवॉइड कर दिया, क्योंकि वो सुजैन को ज़रा भी पसंद नहीं करता। वो उसकी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश भी क्यों कर रही है। विवेक ने इन कुछ महीनों में सिगरेट की आदत लगा ली थी। उसने अपने दर्द मिटाने के लिए सिगरेट को अपना सहारा बनाया था, पर अब उसे तलब महसूस हो रही थी। पर रूही के सामने वो इस तरह नहीं जा सकता। वो खुद को शांत करने के लिए आंखें बंद कर लेता है और चेयर से टिक कर बैठ जाता है। बंद आँखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। भले ही रूही से शादी कर ली हो, पर रूही तो उसे अपना दोस्त भी नहीं मानती। उसने अपनी मोहब्बत कुछ वक्त पहले खोई और आज अपना दोस्त भी खो दिया, क्योंकि रूही तो उसके टच से भी अजीब फील करती है। उसने देखा किस तरह हॉस्पिटल में वो उससे भागने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उसे बुरा लग रहा था। जो रूही उसके साथ इतना कंफर्टेबल रहती थी, अपनी हर प्रॉब्लम का हल ढूंढने उसके पास आया करती थी, आज वो उसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या करना है। वो बस खुद को समझा लेगा, रूही माँ बनने वाली है। उसके भाई की आखिरी निशानी उसके पास है। वो उन दोनों को संभालेगा, उन दोनों का ख्याल रखेगा। फिर बदले में क्या मिलता है, मोहब्बत या नफ़रत, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बस इतना जानता था कि उसकी मोहब्बत काफ़ी थी, रूही के लिए और अपने लिए, और आने वाले इस बच्चे के लिए। वो उसे बहुत प्यार करेगा। रूही की आंख तब खुली जब मीरा जी उसे उठाने आई, क्योंकि रूही के डिनर का वक्त हो गया था। उसने खाना खाया नहीं था दोपहर से। उस रात रूही और विवेक अलग अलग ही सोए। रूही बेड पर तो विवेक सोफे पर। दोनों के बीच एक गहरी शांति छाई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर भी जैसे ऐसा दिखाया कि उन दोनों को एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है। विवेक को रूही की परवाह थी, पर वो उसके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि रूही उसे गलत समझ लेगी। और रूही को कोई होश नहीं है कि वो क्या ही करे। वो बस करण को याद करे जा रही थी। वो छुप छुप कर रो रही थी।
अगली सुबह जब रूही नहाकर निकली तो आईने के सामने चुपचाप से खड़ी थी। सामने पड़ा सिंदूर बस देखे जा रही थी। हिम्मत ही नहीं थी उसे उठाकर मांग में भर ले। विवेक उठकर उसे देख रहा था क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये रिश्ता ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। अगर वो खुद से कुछ नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती करना सही नहीं होगा। वह उठा और नहाने चला गया। बस उसे देखते ही रहा। देखते ही देखते दिन भी बीत गए। रूही ने मंगलसूत्र तो नहीं उतारा, पर उसने सिंदूर कभी नहीं लगाया, क्योंकि कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। पहले वाली रूही होती तो हंसती खेलती तो उससे सब कुछ कह देते थे। अब तो सबको डर लगता था, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ये सही नहीं होता। वहीं विवेक ने खुद को काम में बिजी कर लिया था। वो बहुत कम बात किया करते थे एक दूसरे से। बस विवेक ही था जो उसका ध्यान रखता था। उन दोनों के बीच बस गहरी शांति छाई रहती थी। रात को कई बार विवेक की आंख खुलती तो रूही कमरे में होती ही नहीं। उसे ढूंढने निकलता तो वो करण के रूम में ज़मीन पर लेटी होती, उसकी फ़ोटो लेकर, और बस रो रही होती। वो वहीं बैठी टिककर बेड से टिककर बैठी सो चुकी होती। कितनी बार ऐसा हुआ, विवेक ने देखा, उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता। बाकी घर वाले ये सब जानते थे, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दर्द को सब लोग देख रहे थे। रूही और भी ज़्यादा गुमसुम रहने लगी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका दर्द बाहर नहीं आ रहा था। कोई भी उसे उस दर्द से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। भले ही रूही और विवेक की शादी करा दी गई हो, पर रूही तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने एक्सेप्ट किया भी नहीं था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। रूही की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो लोग अब और भी ज़्यादा परेशान थे। जितना मर्जी ध्यान रख लें, ना तो वो खाने का कोई टाइम था, ना बैठने का, ना सोने का। उसे ज़बरदस्ती खाना तो खिला देते थे, पर उसकी मेंटल हेल्थ वो अब भी वीक थी। उसकी सोचने की क्षमता जैसे कहीं खो गई थी। बस वो रोती रहती थी। वो बैठे बैठे रोने लगती, करण को याद कर कर चीखने लगती। उसे संभालने के लिए सब लोग लग जाते, और अब कोई संभाल नहीं पा रहा था। अब तो सबको लग रहा था कि उन्होंने विवेक की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। दोनों की ज़िंदगी नरक सी बन गई थी, क्योंकि विवेक पिस रहा था। रूही को संभालने की कोशिश करते हुए वो रोज़ टूट रहा था। 1 महीना बीत गया। आज रूही का चेकअप था। डॉक्टर ने उसे बुलाया था। विवेक और मीरा जी रूही को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर अंशिका ने रूही को अपने साथ अंदर टेस्ट रूम ले गई। उसे अच्छे से टेस्ट किया, सब कुछ चेक किया, और फिर बाहर आकर उन्होंने विवेक को कहा, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। डॉक्टर अंशिका कहती हैं, मिस्टर मेहरा, मैंने पहले ही कहा था, उनकी हालत ठीक नहीं है। वो बच्चा कैसे हैंडल कर सकती हैं? बच्चे की ग्रोथ अब भी नहीं हुई है। अगर वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? डॉक्टर अंशिका ने इस बार थोड़ी नाराज़गी से कहा था। विवेक चुप हो गया। मीरा जी कहती हैं, हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसकी हालत आप जानती हैं। कि तभी डॉक्टर अंशिका कहती हैं, मैं जानती हूँ, पर आप लोगों का ध्यान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे इस वक्त प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो प्यार और सपोर्ट उसे उसका पति दे सकता है। जिस हालत में वो है, उसे उसके पति के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बहुत अनमोल पल होते हैं एक औरत के लिए जब वो माँ बनने वाली होती है। इसलिए वो पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंड हो जाती है। वो बस विवेक की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। विवेक बहुत ज़्यादा केयर करता था रूही की, पर रूही की हालत कोई भी समझ नहीं पा रहा था। वो लोग तो अजनबियों की तरह पेश आते थे। ऐसा चलता रहा तो वो अकेलेपन से अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। डॉक्टर अंशिका ने विवेक को समझा दिया था कि उसे इस वक्त सिर्फ उसकी प्यार की ज़रूरत थी, उसके सपोर्ट की ज़रूरत थी। पर विवेक और मीरा जी परेशान थे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्या होगा आगे? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।